नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन अकेडमी। कनिष्ठ आपूर्ति ऑफिसर्स का एग्जाम काफी नजदीक आने वाला है, तो उसी को ध्यान में रख के जो हमारी मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। इसमें हम एक नए मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी आगे बढ़ जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास यादव एंड आई एम एन वेरीफाइड एजुकेटर एट अन अकेडमी। तो यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मुझे फॉलो करें अन अकेडमी पर और आज ही डाउनलोड करें अन अकेडमी लर्निंग ऐप को। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं जो सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके मॉडल पेपर को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सो दिस लेसन इज प्रेजेंटेड बाय मी विकास यादव। तो ये मेरे बारे में सामान्य परिचय है दोस्तों, जिसको आप देख सकते हो। दोस्तों, मैं बस यहाँ पर आप एक बात कहना चाहता हूँ कि एज अ एजुकेटर हम लोग ये बहुत मेहनत करते हैं ऐसी कुछ वीडियोस बनाने के लिए। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप उनको प्लीज़ रेट करना ना भूलिएगा, ये स्टार आप दें हमें, क्योंकि हमें इससे काफ़ी मनोबल मिलता है कि हम ऐसे ही कुछ अच्छी वीडियोज़ बना पाएँ आपके लिए। तो आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर, जो कि है आपका जनरल नॉलेज, यानी कि जो मध्य प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है उसकी हम बात करेंगे। अब चूंकि पेपर का पैटर्न है उसके अनुसार हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो एमपी से बाहर जाने वाले हैं। काफ़ी थोड़ा सा स्टैंडर्ड है पेपर का, तो इसलिए हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड किए हैं। तो इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 10, तीसरा है 12 या फिर 7। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे भारत में है 7। अब अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जो हर एक केंद्र शासित प्रदेश है उसमें अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, मतलब वहां पर चुनाव होता है और उसकी अपनी एक सरकार होती है। लेकिन वहां पर जो है भारत सरकार का ही पूरा का पूरा वहां पर शासन करती है, पर जो केंद्र के द्वारा ही वो शासित होती है। अब अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा वहां पर एक सरकारी प्रशासक और जो एक उपराज्यपाल है उसको वहां नामित किया जाता है। अब जो हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, ये 6 हैं। और 7वां जो है हमारा दिल्ली है, जो कि हमारे भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है। इसके बाद बात कर लेते हैं भारतीय सेना के प्रमुख कौन है। यहाँ पर प्रमुख की बात है, मतलब कि जो हमारे थल सेना के प्रमुख अध्यक्ष कौन है जो कि थल सेना में है। पहला है जनरल विक्रम सिंह, दूसरा है जनरल दलवीर सिंह, जनरल बिपिन रावत या फिर जनरल दीपक कपूर। अभी फिलहाल जो है हमारे जनरल बिपिन रावत जी जो है वो हमारे थल सेना के प्रमुख हैं, प्रमुख अध्यक्ष के तौर पे हैं। इससे पहले जो थे वो दलवीर सिंह जी थे, जो कि हमारे प्रमुख थे हमारे भारतीय सेना के। अगर हम रावत जी की बात करें तो जनरल बिपिन रावत जो हैं वो 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने थल सेना अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। इनका जन्म उत्तराखंड के जो पौड़ी गढ़वाल जिला है उसमें वहां पर हुआ था। और उनके जो पिताजी हैं LS रावत जी, वो भी पहले जो है आर्मी में रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे थे और वो जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1978 से की थी और गोरखा राइफल को इन्होंने ज्वाइन किया था। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछे जाने की बहुत संभावना है। पहला ऑप्शन है कि मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, RK सनकुमन चेट्टी या फिर R वेंकटरमन। 1991 के समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव, ये तो हमें पता होना ही चाहिए। और अगर हम वित्त मंत्री की बात करें तो उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने जो 1991 में जो भी आर्थिक नीतियां अपनाई थी वो काफ़ी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने पूरे देश की जो आर्थिक उन्नति में एक नई दिशा प्रदान की थी। अब अगर हम इनकी बात करें उद्देश्यों की, कि उन्होंने जो तत्कालीन जो उस समय की नीतियां बनाई थी उसमें उनके कुछ उद्देश्य थे, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारना। वैश्वीकरण के मतलब ये है कि हम जो है थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन पे काम करें और उसमें जो हमारी सेवाएं हैं वो दूसरों तक पहुंच सकें और दूसरों की जो भी आयात निर्यात की चीज़ें हैं वो हमारे देश से दूसरे देश में जा सकें। इसके अलावा जो निजीकरण है उनको भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया था और उदारीकरण की भी जो स्कीम है वो यहाँ पर काफ़ी इम्प्लीमेंट की गई थी, काफ़ी बढ़ावा दिया गया था। इसके अलावा मुद्रास्फीति की जो दर है उसको नीचे लाना और जो भुगतान असंतुलन है उसको दूर करने की भी इनकी काफ़ी योजनाएं थी इसमें। और आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके निर्माण करने की भी कुछ ऐसी योजना, कुछ देश थे जिनको कि इन्होंने इसमें शामिल किया था और काफ़ी कुछ बदलाव भी उस समय आए हुए थे। सिखों के 9वें गुरु कौन थे। सिख समाज के जो 9वें गुरु के रूप में माने जाते हैं वो कौन थे। गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अमरदास जी या फिर गुरु तेग बहादुर जी। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी।
उन्होंने उनका जन्म जो है वो 1 अप्रैल 1621 से 24 नवंबर 1675 तक का उनका पूरा ये समय था, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ जो सिख समुदाय के लिए किया था, और वो सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं। इससे पहले अगर हम प्रथम गुरु की बात करें तो उनके प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। उनके जो भी बताए हुए मार्ग थे या जो भी बताए हुए चीज़ें थी, उन्हीं का ये जो तेग बहादुर जी हैं उन्होंने अनुसरण किया हमेशा, और उन्हीं की बताए हुए मार्ग पर हमेशा चले। गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा रचित 115 पद्य गुरु ग्रंथ जो हैं, गुरु ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का एक पूरा का पूरा ग्रंथ है, उसमें उनके 115 पद्य शामिल किए गए हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों और जो हिंदू हों उनको बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाता था, उसका काफ़ी विरोध किया था, और उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे इसमें काम किए हुए थे। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? उमा भारती जो है हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी एक समय पर जो भाजपा की सरकार में थी उस समय जो मुख्यमंत्री बने। तो उनके बाद कौन मुख्यमंत्री बना था, ये बात है यहाँ पर। पहला है दिग्विजय सिंह जी, फिर शिवराज सिंह चौहान जी, या फिर बाबूलाल गौर जी, या फिर कैलाश जोशी जी। उमा भारती का जब कार्यकाल हुआ था उसके बाद जो है, हालांकि वो कार्यकाल हो नहीं पाया था, तो उनकी जगह पर बाबूलाल गौर जी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब अगर हम बाबूलाल गौर जी की बात करें तो बाबूलाल गौर जी हैं वो एक भारतीय राजनेता हैं जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने काफ़ी समय से जो है भाजपा में रह के, जो भाजपा पार्टी है उसमें रहकर काफ़ी काम किए हैं, और इन्होंने काफ़ी सारा इनका एक इतिहास रहा है, जिसमें इन्होंने 1974 में पहली बार भोपाल का जो दक्षिण एरिया है वहाँ से चुनाव लड़ा था और विजय हुए, और 1977 से जो भोपाल की गोविंदपुरा सीट है वहाँ से लगभग 7 बार विजय हो चुके हैं, और काफ़ी अभी जो अपनी भाजपा पार्टी में है हमेशा से उसमें काफ़ी अच्छा अपना योगदान इन्होंने दिया हुआ है। किस प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति या फिर किसी भी प्रदेश जो है उसकी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मतलब कि जो हमारे में प्रदेश होते हैं अलग अलग, उनमें राज्यपाल की नियुक्ति किसका काम होता है करने का? पहला ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है उपराष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति। तो अगर हम प्रदेशों की बात करें तो प्रदेशों में राज्यपाल की नियुक्ति का काम होता है राष्ट्रपति का, तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अब देखिए राज्यपाल जो है बेसिकली एक संवैधानिक प्रमुख पद होता है किसी भी प्रदेश के लिए। अब ये जो राज्यपाल के कार्य होते हैं उसमें जो होता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है वहाँ पर उनकी जो भी कार्यकाल को देखना है उसका काम होता है राज्यपाल का। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो संविधान में जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति किसी भी प्रदेश के एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब राष्ट्रपति की अगर देखा जाए तो उसमें जो शक्तियां हैं काफ़ी देखने को मिलती हैं, उसी तरीके से जो राज्यपाल होते हैं उनका काफ़ी प्रभाव होता है और उनके पास काफ़ी शक्तियां होती हैं। मतलब कि उनका पद जो है काफ़ी एक स्वभावात्मक होता है, लेकिन उनकी जो कार्य करने की शैली होती है वो भी काफ़ी कार्यात्मक होती है। इस तरीके से जो राज्यपाल होता है वो काफ़ी प्रमुख पद होता है किसी भी राज्य के लिए। अब यहाँ पर आ जाती है अपने कला संस्कृति से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? ख्याल गायन बहुत ही प्रमुख जो है एक गायन होता है जो कि इंदौर में घराना जो है उसने चालू किया हुआ था। इसमें क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है अल्लादिया खान, राम सहाय, आमिर खान, या फिर मियाँ बख्शू। इसका सही जवाब है आमिर खान जी। आमिर खान जो हैं वो हमारे भारतीय संस्कृति हमारे भारत देश के बहुत ही बड़े एक शास्त्रीय संगीतकार हैं। काफ़ी इनको पुरस्कार मिले हुए हैं, जो कि अभी तो फिलहाल इनको जो है इन्होंने जो है संगीत के क्षेत्र में काफ़ी ऐसे काम किए हुए हैं जिनकी वजह से इनको कई बार जो है पद्म भूषण का भी अवार्ड मिला हुआ है। और इसके तरीके से अगर हम इनकी बात करें तो सन 1971 में इनको पद्म विभूषण मिला। और उस्ताद खान जो आमिर खान थे उनका जन्म 15 अगस्त 1912 को इंदौर में हुआ था। जो इनका पूरी की फिर जो फैमिली थी वो पूरी एक संगीतकार की फैमिली थी, संगीत घराना था, जिनकी शुरुआत जो है जो हमारे ग्वालियर जो सिंधिया राजवंश थे वहाँ पर इनके पिताजी ने काफ़ी संगीत का जो है वहाँ पर प्रदान करते थे। इस तरीके से इनका पूरा का पूरा जो परिवार है एक संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें है वर्ष 2016 में किन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत का एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें कि अलग अलग जो होते हैं उसी में एक सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पहला ऑप्शन है परीक्षित साहनी जी, तपन सिन्हा जी, के विश्वनाथ, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 2016 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो मिला है के विश्वनाथ जी को। अब हम जान लेते हैं के विश्वनाथ जी के बारे में।
के विश्वनाथ जो हैं वो जो तेलुगु है या फिर तमिल या जो हिंदी फिल्म है उनके बहुत ही बड़े एक निर्देशक हैं और काफ़ी उनका योगदान है फिल्म इंडस्ट्री में। उन्हीं को देखते हुए दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी इनको कई सारे नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें कि 11 फिल्म फेयर अवार्ड भी इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा जो हमारे भारत का एक बहुत ही सम्मानीय पुरस्कार पद्मश्री जो अवार्ड है वो भी के विश्वनाथ को मिल चुका है। इस तरीके से जो फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान को देखते हुए काफ़ी सारे पुरस्कार इनको दिए गए हैं। उसी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एक अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ताप्ती नदी का मूल कहाँ है, मतलब कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की काफ़ी प्रमुख नदी है। पहला ऑप्शन है मुल्ताई से, दूसरा है रायसेन जिला से, तीसरा है मुरुम नाला से या फिर अमरकंटक से। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई। मुल्ताई कहाँ पर है, मुल्ताई जो है वो मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है उससे जो मुल्ताई जगह है वहाँ से निकलती है। सतपुड़ा के जो पर्वत प्रशिक्ष हैं वहाँ से आगे बढ़ती हुई मध्य से पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र के जो खानदेश पठार है वहां से आगे बढ़ती हुई सूरत के जो मैदान को पार करके अरब सागर में ये मिल जाती है। अब बात है ताप्ती नदी के उद्गम स्थल का, तो वो कहाँ है, मुल्ताई में, जो कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल के पास ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। चतुर्भुज मंदिर जो है वो काफी प्रसिद्ध मंदिर है, ओरछा के राम मंदिर की तरह इनको जाना जाता है। ऑप्शन है सतपुड़ा राजा, बुंदीला राजपूत, राजा विक्रमादित्य या फिर राजा भोज। तो जो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण है वो बुंदीला राजपूतों ने करवाया था। काफी एक विशाल मंदिर है जिसमें कि राम जी की मूर्ति है, काफी उसके पीछे कई प्राचीन कथा भी है जिसको शायद हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट लेसन में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको रेट करना ना भूलेगा, रिव्यू करना ना भूलेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा, ये क्योंकि हमें बहुत प्रेरणा देती है आगे भी कुछ अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।